আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्ते, आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ नाउ में आज का समाचार। 1 नवंबर को एलपीजी की कमर्शियल सिलेंडर्स की कीमतों में 62 रुपीस की वृद्धि हुई है, जिससे बिजनेस कम्युनिटी में आक्रोश फैला हुआ है। पिछले 6 महीनों में सिलेंडर्स की कीमतों में 4 गुना वृद्धि हो चुकी है, जिससे सीधा असर रेस्टोरेंट्स और होटलर्स पर पड़ रहा है। बढ़ती गैस कीमतों के कारण खाने पीने की कीमतों के दाम भी बढ़ने की संभावना है, जिससे आम लोगों और स्मॉल फूड स्टॉल ऑपरेटर्स चिंतित है। एक अन्य मालगाड़ी लमडिंग बदरपुर पहाड़ खंड पर पटरी से उतर गई। अगरतला से दूरी पर जाने वाली ट्रेन शुक्रवार को रद्द हो चुकी है। आसाम के मालीगांव में लामडिंग बदरपुर पहाड़ खंड पर एक मालगाड़ी के पटरी से उतर जाने के बाद अगरतला जाने वाली लंबी दूरी की एक ट्रेन को रद्द कर दिया गया। इसके अलावा ट्रेन के पटरी से उतरने के कारण कई ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया है। लामडिंग बदरपुर हिल स्टेशन के टनल नंबर 2 के अंदर खाद्य ले जाने वाली मालगाड़ी का डब्बा पटरी से उतर गया। मरम्मत और नवीनीकरण चल रहा है। लामडिंग डिवीजन के वरिष्ठ रेलवे अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए और मरम्मत का काम चल रहा है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने कहा कि जल्द ही सामान्य आवाजाही की उम्मीद है। ट्रेन के पटरी से उतरने के कारण गुवाहाटी अगरतला ट्रेन रद्द हो गया। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने बताया कि 29 अक्टूबर से रवाना होने वाली बेंगलोर अगरतला हमसफर एक्सप्रेस कुछ समय के लिए गुवाहाटी में समाप्त होगा और गुवाहाटी एवं अगरतला के बीच आंशिक रूप से रद्द होगी। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने बताया कि इस तरह अगरतला में 30 अक्टूबर से चलने वाली आनंद विहार टर्मिनल तेजस राजधानी एक्सप्रेस कुछ समय के लिए गुवाहाटी में रुकेगा और गुवाहाटी एवं अगरतला के बीच आंशिक रूप से रद्द होगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 13174 शियालदह शाबरोम कांचनजंगा एक्सप्रेस 31 अक्टूबर से शुरू होने वाली लामडिंग में थोड़ी देर के लिए रुकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। राज्य में अंतिम टेट परीक्षा 29 और 30 दिसंबर 2022 को आयोजित कराई गई थी। तब से लगभग 2 साल बीत चुके हैं। राज्य सरकार विधानसभा में घोषणा करने के बाद भी टेट परीक्षा आयोजित नहीं करा पाई। स्वाभाविक रूप से राज्य सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अंतिम टेट परीक्षा राज्य में 29 और 30 दिसंबर 2022 में आयोजित की गई थी। इसके बाद से कोई टेट परीक्षा आयोजित नहीं की गई। 2023 में टेट परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी। 2024 में भी टेट परीक्षा आयोजित नहीं हो पा रहा। सरकार चाहे तो नोटिफिकेशन जारी कर सकती है, लेकिन इस साल परीक्षा देना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि टेट परीक्षा को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है, लेकिन परीक्षा चरण से पहले काफी काम करना बाकी है। इसीलिए नवंबर दिसंबर के 2 महीने के दौरान परीक्षा देना संभव नहीं हो पाएगा। टेट परीक्षा देने में 3-4 महीने का समय लगता है। टीआरबीटी द्वारा आयोजित कोई परीक्षा 2022 से आयोजित नहीं की गई। टीआरबीटी लगातार 2 वर्षों तक टेट परीक्षा आयोजित नहीं करने का मिसाल कायम करेगा। राज्य सरकार 2 साल से टेट परीक्षा आयोजित करने में विफल रही है। 2023 में विधानसभा चुनाव के बाद राज्य सरकार ने 2024 के लोकसभा चुनाव का बहाना दिया था। इतना ही नहीं, टेट 2022 के उम्मीदवारों की अब तक भर्ती भी नहीं हुई है। एक तरफ 2022 के टेट कैंडिडेट्स की नियुक्ति की मांग है, तो दूसरी तरफ साथ ही 2024 में टेट परीक्षा कराने का पुरजोर मांग है। कुल मिलाकर बेरोजगार शिक्षा विभाग में आ रहे हैं, लेकिन टेट बोर्ड के अधिकारी उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। 2022 में कुल 366 उम्मीदवारों ने टेट पास किया था, जिनमें से 197 पेपर 1 और 169 पेपर 2 में क्वालिफाइड हुए। सरकार ने विधानसभा में पिछले सत्र में कहा था कि टेट पेपर 1 के केवल 80 उम्मीदवार के लिए नौकरी की पेशकश के पत्र है, क्योंकि उनके पास डीएलएड की योग्यता है। सरकार ने दावा किया था कि भर्ती नियमों और परीक्षाओं के प्रशासन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण थोड़े समय में ब्रेक के बाद टेट 2024 में आयोजित की जाएगी, लेकिन राज्य के टेट उम्मीदवार हताश से पीड़ित है, क्योंकि सरकार ने अब तक कोई सकारात्मक कदम इस दिशा में नहीं उठाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।
वित्तीय सहायता मांग के करीब भी नहीं है, यहाँ तक कि घोषित वित्तीय पैकेज मेल नहीं खा रही। इसी बीच गोंडाचौरा के प्रभावित परिवारों ने शिकायत की कि उन्हें विरोध के बावजूद कैंप छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। शरणार्थी शिविर को अंततः खाली कर दिया गया था। परिजनों का आरोप है कि शरणार्थियों को काफी दबाव में घर भेज दिया गया। वित्तीय सहायता मांग के करीब भी नहीं थी, यहाँ तक कि घोषित वित्तीय पैकेज भी कथित तौर पर मेल नहीं खा रहा था। प्रशासन पर आरोप है कि उसने पहले कैंप पर पके हुए खाने की सप्लाई को रोक दिया और फिर प्रभावित परिवारों का राशन रोककर उन्हें कैंप से बाहर भगा दिया। सरकार की इस अमानवीय भूमिका को लेकर चिंतित परिवारों में आक्रोश है। 12 जुलाई की घटना अभी भी राज्य के जाति और जनजाति दोनों को परेशान करती है। एकता को तोड़ने के लिए षड्यंत्रों की मदद से गोंडाचौरा के 20 से 30 काट तक भयानक तबाही जारी थी। एक के बाद एक गांवों ने भयानक नजारा देखा। यह घटना 12 जुलाई की शाम से देर रात तक चलती रही। एक युवक की मौत पर भीड़ के हिंसे की आग ने 20 काट, 6-7 काट, 12 काट, दुर्गापुर, पिछाली घाट के MR दासपारा, शर्मा बाजार, 30 काट आदि इलाके जलाकर राख कर दिए। सब कुछ गंवाने वाले सैकड़ों लोगों ने जंगल में रात बिताई। इसके बाद भयभीत लगभग 165 परिवारों ने अगले दिन गोंडाचौरा क्लास 12 के स्कूल के शिविर में शरण ली। शिविर में रहने वालों ने आरोप लगाया कि शिविर में शरण लेने के बाद से उन्हें दिन में 2 पके हुए भोजन के अलावा कोई मदद नहीं मिली। শরণার্থীদের শিবিরের খাবার দাবার সম্পূর্ণ আজ আমাদের 20 থেকে 25 দিন হয়ে গেছে, টোটালি বন্ধ। আমরা কোনো সরকার থেকে কোনো সাহায্য পাইনি। এই দিন থেকে আমাদের খাওয়ান বন্ধ করে দিয়েছে। আমরা নিজেদের থেকে যেমনভাবে আমরা শিবির চালিয়ে যাচ্ছি। लाइट पॉलीथीन से पक्के फर्श पर सोने के बाद इस तरह 1 महीने बाद कैंप छोड़ने का दबाव शुरू हो गया। पीड़ित इस बात पे अड़े थे कि पर्याप्त मुआवजा 20 काट, 6-7 काट और 30 काट में सुरक्षा शिविर स्थापित करने जैसी उनकी मांग पूरी न होने पर वह शिविर नहीं छोड़ेंगे। आरोप है कि पीड़ितों को सरकार द्वारा घोषित पैकेज के लिए पैसे पूरी तरीके से नहीं मिला है। परिवारों ने पीड़ितों की सूची पर पक्षपात का भी आरोप लगाया। धीरे धीरे लोगों पर शिविर छोड़ने का दबाव बढ़ता गया। प्रारंभ में शिविर में पके हुए भोजन की आपूर्ति बंद कर दी गई। इसके बाद आश्रित भोजन प्राप्त करने के लिए अपना पैसा खर्च करते थे। आखिरकार प्रभावित परिवारों को राशन की आपूर्ति भी बंद कर दी गई। ऐसे में भी कोजगिरी उत्सव तक वे सभी साथ रहे। शिविर में लक्ष्मी माँ की पूजा भी की गई। इसी बीच राशन बंद होने से जहां एक तरफ पेट में तनाव बना हुआ था, वहीं दूसरी तरफ कृषि सीजन में कृषि में तरह तरह की बाधाएं पैदा हो रही थी। इस स्थिति में शरणार्थी घर लौटने को मजबूर हो गए। परिवारों ने आरोप लगाया कि पर्याप्त मुआवजा और वित्तीय पैकेज नहीं मिलने के बावजूद उन्हें शिविर छोड़ने पर मजबूर किया गया। हालांकि सरकार ने 30 काट और 6-7 काट पर सुरक्षा शिविर स्थापित किया है। परिवार अपनी आजीविका के लिए उचित मुआवजे और सरकारी सहायता की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। आगे की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায়, লংতরায়, লংতরায়। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 30 এপ্রিল থেকে 11 মে 2024। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 100% এক্সচেঞ্জ মূল্য যে কোনো জুয়েলার্সের হলমার্ক যুক্ত পুরনো সোনার গয়নায়।
275 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, প্রতিটি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার, ডেইলি লাকি ড্র স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা ড্র 3টি স্কুটি। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী, একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 30 এপ্রিল থেকে 11 মে 2024। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী, ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। 5% डीए घोषणा के बावजूद राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच 23% का अंतर बना हुआ है। 16वां फाइनेंस कमीशन की सिफारिशें इस मतभेद को प्रभावित कर सकती है। राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 5% महंगाई भत्ते की घोषणा की है, जो 1 नवंबर से लागू हो गया है। हालांकि फायर मार्केट में मिलने वाली 5% महंगाई भत्ता कर्मचारियों के एक बड़े हिस्से को संतुष्ट नहीं कर सका। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि डबल इंजन की सरकार उनकी मांगों के प्रति सकारात्मक होगी, जबकि पड़ोसी असम में केंद्रीय दरों पर महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। राज्य कर्मचारियों और केंद्र के बीच का अंतर अभी भी 23% है। 16वां वित्तीय आयोग 1 अप्रैल 2026 से काम करना शुरू करेगा। यदि महंगाई भत्ते में इस अंतर को इससे पहले समाप्त नहीं किया जाता तो राज्य के कर्मचारियों को भारी आर्थिक अभाव का सामना करना पड़ेगा। खासकर सरकार ने जिस तरह से फाइनेंशियल डिफिकल्टीज को उजागर किया है, उससे कर्मचारियों में इस बात को लेकर संशय बना हुआ है कि क्या 1 अप्रैल 2026 से पहले महंगाई भत्ते में इस अंतर को खत्म करना संभव होगा। महंगाई भत्ता जारी करने के लिए 16वां फाइनेंस कमीशन महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह केंद्र और राज्यों की सरकारों के बीच टैक्स रेवेन्यू के वितरण को निर्धारित करता है। 16वां वित्तीय आयोग 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा, जो 5 वर्षों की अवधि के लिए होगा। यह सिफारिश करेगा कि टैक्स से रेवेन्यू सेंटर और स्टेट के बीच कैसे वितरित किया जाए। 16वां वित्तीय आयोग इस बात पर भी मार्गदर्शन करेगा कि राज्यों के बीच इनकम का हिस्सा कैसे आवंटित किया जाए और सेंट्रल फंड को राज्यों के सहयोग में कैसे प्रदान किया जाए। स्वाभाविक है कि कर्मचारियों की सैलरी के भुगतान में राज्य और केंद्र के बीच अंतर का असर 16वें वित्तीय आयोग की सिफारिशों पर भी पड़ेगा। केंद्र और राज्य के बीच जितना बड़ा अंतर होगा, कर्मचारियों के वित्तीय अभाव में अंतर उतना ही अधिक होगा। ऐसे में महंगाई भत्ते को लेकर राज्य सरकार की कोई विशेष प्रतिबंध नहीं है। राज्य सरकार को 5% महंगाई भत्ता देने के लिए बधाई देते हुए कई कर्मचारियों ने यह अंतर 23% पर रहने की आशंका जताई। यदि सरकार के कर्मचारियों के 16वें वित्तीय आयोग के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुसार महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं किया जाता तो केंद्र और राज्य कर्मचारियों के बीच अंतर बढ़ सकता है। कर्मचारियों में पहले से ही नाराजगी थी कि 7th पे कमीशन की कई सिफारिशों को अभी तक लागू नहीं किया गया। कर्मचारियों ने नाराजगी जताई कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में फिटमेंट फैक्टर के अलावा उन्हें और कुछ नहीं मिला। असम ने कहा कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जुलाई से लागू कर दिया जाएगा, जबकि त्रिपुरा में यह 1 नवंबर से प्रभावी होगा। असम ने कहा कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जुलाई से लागू किया जाएगा, जबकि त्रिपुरा में यह नवंबर से प्रभावी होगा। यानी उन्हें दिसंबर में सैलरी में बढ़ा हुआ भुगतान नहीं मिलेगा। एक बार में कुछ भी मिलने का संभावना अभी नहीं है। इसके अलावा त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट में डीए के भुगतान में सबसे पीछे है। फिलहाल अरुणाचल प्रदेश और असम डियरनेस अलाउंस सेंट्रल रेट यानी 53% पर देती है। मेघालय 43%, मणिपुर 32%, नागालैंड 50%, मिजोरम 40% और सिक्किम 50% देती है। उस स्थिति में त्रिपुरा सरकार के कर्मचारियों को 30% महंगाई भत्ता मिलता है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार और असम सरकार ने महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2024 से लागू कर दिया है। कुल मिलाकर महंगाई भत्ता को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच का अंतर आने वाले दिनों में भी कर्मचारियों की कमी को जिंदा रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।
डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अमिताभ रंजन ने कहा कि दिवाली का त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो गया। एक अन्य सवाल के जवाब में डीजी ने कहा कि दिवाली त्यौहार के लिए राज्य में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। राज्य के डीजी ने दिवाली के अवसर पर अपने परिवार के साथ राज्य के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया। আমি দেখছি এভরি মেজর ল অ্যান্ড অর্ডার প্রবলেম যেখানেও অ্যারেঞ্জমেন্ট হয়েছে কালী পুজো দিওয়ালি দুর্গা পুজো there has been incident free and this is the hard work of all the officers and men in police forces and দেবীর কৃপা আছে আর আপনারা জানেন विधानसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए टीएसआर की एक एडहॉक बटालियन झारखंड भेजी गई। विधानसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए टीएसआर की एक एडहॉक बटालियन झारखंड भेजा गया है। एडहॉक बटालियन में 4 बटालियंस की 6 कंपनियां शामिल है। पहली, छठी, 9वीं और 12वीं। प्रत्येक कंपनी में 80 अधिकारी है। बटालियन शुक्रवार को झारखंड के लिए रवाना हुई। एडहॉक बटालियन का नेतृत्व साउथ डिस्ट्रिक्ट के शाचीराम बाड़ी के 9वें बटालियन के कमांडेंट आलोक भट्टाचार्य कर रहे हैं। 6 में से 5 कंपनियां त्रिपुरा में ही होगी। दूसरी कंपनी छत्तीसगढ़ में तैनात फर्स्ट बटालियन का होगा। कंपनी का नेतृत्व सहायक कमांडेंट लेवल का अधिकारी कर रहा होगा। यह उल्लेख किया जा सकता है कि टीएसआर के इंडियन रिजर्व बटालियन जैसे कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स या सीपीएफएम पिछले कुछ वर्षों से बहुत कुशलता से सुरक्षा कर्तव्यों का पालन कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी की न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।